नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपका स्वागत है। चलिए नज़र डालते हैं आज के ताज़ा खबरों पर। सीरियल किलर राजा कैलेंडर और उसके सहयोगी बचराज को आजीवन कारावास की सजा हुई। लखनऊ की अदालत ने लगभग 25 साल पुराने डबल मर्डर केस में दोषी सिद्धि के बाद कल सजा का ऐलान किया। आजीवन कारावास के अलावा दोनों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना किया गया। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा भी भुगतानी पड़ेगी। प्रयागराज के रहने वाले राजा कैलेंडर उर्फ राम निरंजन पर इंसानी खोपड़ियाँ इकट्ठी करने का भी आरोप लगाया था। राजा कैलेंडर उर्फ निरंजन और उसके साथी बचराज कौल को 22 वर्षीय मनोज कुमार सिंह और उनके ड्राइवर रवि श्रीवास्तव के अपहरण और हत्या के आरोप में दोषी ठहराया गया है। तो आइए देखिए। चेहरे पर उसके कोई कोई पश्चाताप के भाव नहीं थे। वो जो है बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कुछ दिखाई देता है। क्योंकि इसके ऊपर कई मामले पहले से भी थे, तो जब कोर्ट में ये मामले आया तो इसमें तमाम चीज़ों का जिक्र भी हुआ था कि जो है क्या कुछ इसके पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है। हाँ, आपराधिक इतिहास को जो है जो उसकी जो है काफ़ी 8 मुकदमे थे इसके खिलाफ और उसको जो है इसमें दाखिल किया गया है। एक मुकदमे में भी इसको सज़ा हो पाई थी क्योंकि खूंखार आदमी था और सारी हत्याएँ जो है सुलझी हुई थी और संगठित तरीके से की गई थी। तो इसलिए बहुत सारे लोग गवाही देने के लिए तैयार नहीं हुए थे। इसलिए कुछ मुकदमे छूटे थे, 2 मुकदमे में सजा हुई इसको। ये मोटिव केवल सुमो लूटना ही था या कुछ और भी? नहीं, सुमो था। इसने रंजिश का बताया था, लेकिन पूरे केस में ये आया, पूरी जब जीरा हुई इससे, तो इस परिवार से ना कोई इसके खिलाफ कोई इलेक्शन लड़ा, ना दोनों एक जगह के रहने वाले थे। गाँव की दूरी बहुत थी, दूसरे जिले के रहने वाले थे, रायबरेली से मृतकगढ़, वो इलाहाबाद से रहने वाला था। तो वो रंजिश वाली इसकी जो प्ली थी वो जो है कोर्ट ने खारिज कर। एक एविडेंस मिला था भूरा रंग का कोट का कुछ। हाँ, इसमें था जो मनोज कुमार सिंह था, गाड़ी मालिक था, उसका कोट जो है इसकी निशानदेही पर इसके घर से ही बरामद हुआ था। और कुछ सर जो कुछ महत्वपूर्ण आप बता सकते हैं इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ जो बहुत ज़्यादा की पॉइंट रहा हो? हाँ, पूरे मामले में ये रहा कि हमारे पास एक तो जो है टाइम बहुत ज़्यादा बीत गया था। ये जो है आप समझिए 23 जनवरी 2000 का मामला है। इसकी जो गिरफ्तारी होती है 18 दिसंबर 2000 को होती है। जब ये अगर ये जो धीरेन्द्र सिंह का मर्डर न हुआ होता तो शायद ये मामला जो है कुछ जल्दी आसानी से पकड़ नहीं बना था। वो जो पुलिस का था सबका, जब इसके ऊपर प्रेशर पड़ा है सरकार के ऊपर, तो उसको जो है पुलिस एक्टिव हुई है, इसको पकड़ा गया है। तो इसको जब पकड़ा गया तो ये इसी गाड़ी से था जो लखनऊ वाली लूटी गई थी, टाटा से। तो देखिए फिलहाल आप इधर मुरादाबाद में 2 गाड़ियों में सवार बदमाशों ने सऊदी से वापस जा रहे लोगों को किया अपहरण। रोंडा जोड़ा के जंगलों में सऊदी से वापसी जा रहे लोगों को बनाया गया अपहरण। बंधन बनाए गए लोगों को छुटाने गए पुलिस पर टीम की गई फायरिंग। पुलिस की जवानी फायरिंग में 2 बदमाश हुए घायल, 4 अपहरणकर्ता बदमाश हुए फरार। पुलिस ने तौफीक और राजा को किया गिरफ्तार। सोना लूटने के लिए किया गया था अपहरण। तो आइए सुनते हैं और विस्तार से जानने के लिए। देखो ये आकाश परेशान मत करिए। अरे देखो टाइम ना हमारे यार तो आ रहा भाई। सर कोई एनकाउंटर हुआ है क्या है? देखिए आज थाना बूढ़ा पांडे के एसएचओ को लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच में एक कॉल मिला और उसमें ये बताया गया कि कुछ लोग दिल्ली से आ रहे थे। संभवतः वो सऊदी और कहीं दुबई वगैरह में काम करते थे। आज एक कार से अपने घर टांडा जा रहे थे। उनको रास्ते में 2 गाड़ी, एक बोलेरो थी और एक स्विफ्ट डिजायर थी। उसको उन लोगों ने ओवरटेक करके रोक करके उनको, जो 6 लोग सवार थे उसमें और ड्राइवर उस गाड़ी का जो टांडा जा रही थी, उनको किडनैप कर लिया गया और उनको रोंडा झोंडा की तरफ चौकी क्षेत्र है हमारे थाना बूढ़ा पांडे का, उधर ले गया गया है। इस सूचना पर तत्काल हमारे एसएचओ और वहाँ के चौकी इंचार्ज एक्शन में आए और हम लोगों ने वहाँ जा कर के उनको देखना शुरू किया। उसमें एक फार्म हाउस टाइप का था, वहाँ पे बगीचा भी था। वहाँ पे ये दोनों गाड़ियाँ स्पॉट हुई और उसमें जो लोग वहाँ पे सवार थे वो लोग वहाँ पे खड़े थे और जो 2 गाड़ियाँ जो इनको किडनैप करके ले गई थी, दोनों गाड़ी भी वहीं थी। उसमें जो किडनैपर्स थे वो भी थे। हम लोग तत्काल जब हमको पुलिस को देखा उन लोगों ने तो सब वहाँ से भागे
और उन लोगों ने हमारी टीम पे भी फायर किया। उसके बाद हम लोग लगातार उनके कॉम्बिंग में लग गए। हमारी टीम चारों तरफ से घेराबंदी शुरू कर दी। काफ़ी देर के बाद शाम में हम लोगों ने उनको देखा। 2 व्यक्ति थे। उन लोगों ने जब अपने नज़दीक देखा पुलिस को, उन्होंने फायर किया और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। उसमें वो दोनों घायल हो गए। बाकी उनके जो 2 साथी थे वो फरार हो गए। 1-2 और साथी भी उनके साथ थे, इनके बारे में भी सूचना मिली है। हमने 2 जो घायल थे उनको तत्काल हॉस्पिटल शिफ्ट किया है। एक का नाम तौफीक है जो यही रामपुर दोराहा जनपद मुरादाबाद का रहने वाला है, और एक राजा है, ये काशीपुर का रहने वाला है। बाकी जो उसमें एब्सकॉन्डिंग है उसके लिए हमारी टीम अभी भी लगी हुई है। इन लोगों से पूछताछ की गई है। इन लोगों ने इन लोगों को किडनैप किया था ये मानते हुए कि संभवतः ये लोग सऊदी अरेबिया से आ रहे हैं और इनके पास कुछ वैल्यूएबल्स हैं। यहाँ तक कि ये भी संभवतः पूछताछ में पता चला है कि इनको ये डाउट था कि इन लोगों ने गोल्ड कहीं ना कहीं छिपा के रखा हुआ है, उसके लिए इनका किडनैपिंग किया गया है। बाकी इसमें हम लोग छानबीन कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी जो पकड़े गए उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं और बाकी जो लोग हैं उनको अरेस्ट करने की कार्रवाई चल रही है। गाड़ी कौन कौन सी? देखिए, इसमें एक गाड़ी तो बोलेरो थी और दूसरी गाड़ी स्विफ्ट डिजायर थी। इन दोनों गाड़ियों से ये जांच एजेंसी का मेंबर बता के इनको ओवरटेक करके इनको किडनैप किया गया था। और जिस गाड़ी में ये लोग आ रहे थे वो गाड़ी अर्टिगा थी जो टांडा की थी। उसको भी हम लोगों ने अभी रिकवर कर लिया, चूँकि इस गाड़ी को उन लोगों ने हाईवे पे छोड़ दिया था और अपनी गाड़ी में उनको बाकी जो पैसेंजर्स थे उसको डाल दिया था। थैंक यू। लखनऊ के खुरदाही बाजार में बने दयाल इंस्टीट्यूट में छात्र छात्राओं का हंगामा। प्रैक्टिकल कराने को लेकर छात्रों ने किया हंगामा। इंस्टीट्यूट के प्रशासन का फरमान पहले 7,000 प्लस 35,000 प्लांटी का पैसा जमा होगा, उसके बाद होगा प्रैक्टिकल। इस बीच हट की पेशेंट छात्रा के साथ किया गया दुर्व्यवहार से छात्रा की हुई तबीयत खराब। छात्रा को भेजा गया मेदांता हॉस्पिटल। आइए देखिए। खबर यूपी के बलिया में सदार कोतवाली अंतर्गत दवा कारोबारी एवं व्यापारी नेता अरुण गुप्ता गोलीकांड को लेकर कहा बड़ी बात। बनारस से इलाज के बीच में बलिया पहुंचे अरुण गुप्ता ने कहा कि गोली अभी कमर में फंसी है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और कहा कि पुलिस को यहां डाउट था कि मैं अपने आप को गोली में खुद को मारा हूं, लेकिन यहां भ्रम दूर हो चुका है। मैं पुलिस से मांग करता हूं कि मेरे ऊपर गोली चलाने वाले जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, और कहा कि पुलिस इस मामले को वर्कआउट नहीं करती है तो 26 तारीख को धरना पर बैठेगा। तो आइए सुनिए। अपना नाम और परिचय बता दो। मैं अरुण गुप्ता, जिलाध्यक्ष फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल बलिया। आज अपने घर पे प्रेस वार्ता रखे हैं, क्या मामला है पूरा? ये प्रेस वार्ता मैंने इसलिए रखा है कि व्यापारियों के बीच मैं रहने वाला हूं और व्यापारियों को मालूम है कि अरुण गुप्ता को 21 तारीख को 8:30 बजे गोली मारी गई, और ये प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं व्यापारियों को ये बताना चाहता हूं कि आप भय मुक्त रहें, सशंकित न रहें। अरुण गुप्ता ठीक हैं, अभी गोली उनके कमर में अटकी पड़ी है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो भी पुलिस को मेरे ऊपर शक था कि मैंने खुद अपने रिवॉल्वर से मारा है, वो शक पुलिस को दूर हो गया है। और मेरा ये पुलिस विभाग से अनुरोध है कि जो भी मारने वाले मुलजिम हैं जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी करें, ट्रेस आउट करें कि किसके कहने पर मुझे गोली मारा गया। इतनी वीआईपी इलाका में जैसे सीसीटीवी फुटेज कई दुकान पर चट्टी चौराहे पर लगे हैं,
तो पुलिस का प्रथम दृष्टया ये मानना है कि कहीं सीसीटीवी फुटेज में बदमाश दिखे नहीं, कहीं ना कहीं ये घटना संदेहात्मक है, जैसे पुलिस के अधिकारियों का कहना है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, पुलिस को मुलजिमों की जानकारी हो चुकी है। पुलिस को हमने बता चुका हूं कि जो फुटेज मुझे दिखाए गए थे कि यही दोनों मुलजिम हैं मुझे मारने वाले। अब पुलिस उसको क्यों मोड़ रही है कि मेरे ही रिवॉल्वर से मुझे गोली लगी है, तो ये प्रेस वार्ता करना अनुचित कहलाएगा। और खुद को मैं गोली मारा हूँ तो क्या आप व्यापारी है? किस चीज़ का व्यापारी है? क्या मैं तो दवा का व्यवसाय करता हूँ, लेकिन मैं 2005 से व्यापारी नेता हूँ। पुलिस द्वारा बहुत सारी प्रताड़ना मुझे मिली है। मेरे ऊपर 304A चलता है, मेरे ऊपर गैंगस्टर भी चला, मेरे ऊपर 60 आबकारी एक्ट भी चला। सब पुलिस के दबाव में बहुत सारी मुकदमाएँ चली, मैं फेस करता हूँ। सबकी फाइलें गायब हो चुकी हैं, किसी में मुझे सजा तक नहीं होनी है। मेरा चैलेंज है और मैं चाहता हूं कि मुलजिम पकड़े जाएं, वर्कआउट हो। अन्यथा मैं 26 तारीख से चौक में इसी बीमारी अवस्था में ही, गोली लगने की अवस्था में अनशन पर बैठूंगा। रिवॉल्वर आपका लाइसेंसी है तो जी। जैसे पुलिस उस दिन से मांग रही थी कि रिवॉल्वर दीजिए, जी, तो उसमें संदेहात्मक काहे, क्या दिक्कत थी? मैं बनारस में था। मैं 6:30 बजे शाम को कल आया हूँ, अपने को ज़बरदस्ती डिस्चार्ज करा के। आते ही मैंने पुलिस को रिवॉल्वर हैंड ओवर कर दिया कि आप जो भी सर्च करना है कर लीजिए, रिवॉल्वर ले जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा वो साथी है। 1+1 11 मेरे 11 आदमी का ताकत रिवॉल्वर देता है। रेकी की गई घटना जो अंजाम दिया गया, वो बदमाशों को मालूम है कि इस समय उनके पास रिवॉल्वर नहीं होगा। पुलिस के अधिकारियों से, जैसे डीआईजी सर से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं डीआईजी सर से अपील करूंगा कि सही अपराधी पकड़े जाएं, और किसके कहने पे पेशेवर मुलजिम ने हमको गोली से वार किया, ये 100% पेशेवर मुलजिम थे। पुलिस के जांच में आप सहयोग करेंगे? सहयोग करेंगे, हर तरह से सहयोग करेंगे। जमन संबंधित या परिवार से संबंधित किसी से विवाद वगैरह आपका? ऐसा हमारा किसी से कोई विवाद नहीं है। ठीक। अगला खबर, ऋषिकेश एम्स की निदेशक मीनू सिंह ने बताया कि एम्स में 3 कोविड मरीजों की रिपोर्ट मिली है। एक को छुट्टी दे दी गई है। एक अन्य मरीज उनके निवासियों में से एक है, जिससे आइसोलेशन में रखा गया है। एक अन्य मरीज गुजरात से है, जो बद्रीनाथ यात्रा के लिए यहां आई थी। उसका परीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने संस्थान में कोविड उपयुक्त व्यवहार लागू किया गया। बार बार दस्तक देता रहता है, और इस बार हांगकांग और सिंगापुर में ज़्यादा पेशेंट साउथ एशिया में हो रहे हैं, और इंडिया में भी अबाउट 250 से ज़्यादा 260 के करीब पेशेंट्स जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं। और ज़्यादातर ये तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र और अब दिल्ली में भी हैं। दिल्ली में आई थिंक 23 केस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। और उत्तराखंड में मेरे को पूरे उत्तराखंड का तो मालूम नहीं है, लेकिन एम्स में 3 पेशेंट्स हमारे पास रिपोर्ट हुए हैं। एक तो डिस्चार्ज हो गई है, वो उनको एक्यूट इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के साथ आई थी और उनको थोड़ा रेस्पिरेटरी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी थी, और वो अभी डिस्चार्ज होकर चले गई हैं। और एक और पेशेंट है जो हमारी अपनी रेजिडेंट है, जिसको जुकाम खांसी वगैरह था, तो जो टेस्ट करने से पॉजिटिव आया है, उनको आइसोलेशन में, वो अपने हॉस्टल में आइसोलेशन में है और ठीक ठाक है। इसके अलावा एक और पेशेंट है जिसका सस्पिशन है, वो गुजरात से बद्रीनाथ की यात्रा के लिए आए हुए हैं, तो उनका टेस्टिंग वगैरह चल रहा है। तो ऐसा है कि इस समय हमें थोड़ा अलर्ट पे, स्टेट ने अलर्ट पे रखा है, और इसलिए हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अब अपने इंस्टीट्यूट में लागू कर रहे हैं, ताकि लोग मास्क पहनें और थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रखें और ज़्यादा भीड़ भाड़ में ना जाएं। और अगर उनको ज़्यादा खांसी और बुखार होता है या ज़ुकाम होता है, तो अपना टेस्ट करा लें,
क्योंकि ये वेरिएंट जो है JN1 वेरिएंट है, उसके और भी आगे वेरिएंट्स होते हैं जिसमें ऐसा पाया गया है कि बहुत सीरियस बीमारी तो नहीं होती है, लेकिन अगर किसी को पहले से कोई कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जैसे कोई डायबिटिक है या हार्ट डिजीज़ है, हाइपरटेंशन है या और कोई प्रॉब्लम है, इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयों पे हैं, तो उन लोगों को अपना चेकअप करा लेना चाहिए और मॉनिटरिंग में रहना चाहिए। मैडम, टूरिस्ट इसमें कुछ यात्री भी बताए गए हैं जो पॉजिटिव डिटेक्ट हुए। हाँ, ऐसा है कि इस समय चारधाम यात्रा चल रही है और यात्री पूरी इंडिया से आ रहे हैं, तो ऐसा तो पॉसिबिलिटी बनती ही है कि किसी को ये रास्ते में या जहाँ से वो आ रहे हैं वहाँ से उनको कोविड का इन्फेक्शन हो। तो अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि खांसी, बुखार, जुकाम वगैरह, तो फिर उनको टेस्ट करा लेना चाहिए। मैडम, फिलहाल आपके अस्पताल में कैसे किस तरह से सुरक्षा रखी जाएगी कोविड को लेकर? देखिए, एम्स ने पहले भी जब भी कोविड की प्रॉब्लम आई है तो बहुत सक्सेसफुली मैनेज किया गया है और वो ही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हम लागू कर रहे हैं ताकि हम प्रिपेयर्ड रहें। इसके लिए ज़रूरत होती है बेड्स की, ऑक्सीजन की, सपोर्टिव केयर की, वेंटिलेटर्स की, वो सब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसके लिए एकदम तैयार हैं। इधर कोटा में छात्रों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार की आलोचना की है। कोर्ट ने कहा कि इस साल अकेले शहर में 14 छात्रों की ने आत्महत्या की है और सवाल किया कि ये घटनाएं सिर्फ कोटा में ही क्यों हो रही है। कोर्ट ने सरकार से इस मुद्दे पर सुलझाने के लिए प्रभावी कदम उठाने का आग्रह किया। जवाब में राजस्थान सरकार के वकील ने कहा कि राज्य में आत्महत्या के मामलों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया गया है। अगली सुनवाई में 14 जुलाई को होनी है। राजस्थान उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने शनिवार को कहा कि यहाँ बहुत गंभीर मुद्दा है, सरकार इस पर लगातार काम कर रही है। उन्होंने अभिभावक से भी आग्रह किया कि वे अपने बच्चों पर ज़्यादा दबाव न डालें और कोचिंग सेंटर सुनिश्चित करें कि छात्र ज़्यादा दबाव न आए और छात्रों को सलाह दे। तो आइए और विस्तार से जानते हैं। ये सुप्रीम न्यायालय का सम्मान करते हुए उन्होंने जो गंभीर विषय के लिए कहा है, निश्चित रूप से ये गंभीर विषय है और इस पे हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। पिछली बार भी हमने एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई थी और उसमें कलेक्टर और SP को मॉनिटरिंग के साथ साथ समन्वय कोचिंग सेंटरों से करे, बच्चों से करे, इसके लिए कर रखी है। और पिछली विधानसभा में हमने इसका बिल भी लाए हैं कोचिंग का, जिस पे इन कोचिंग सेंटरों पे नियंत्रण रखा जाए। और नियंत्रण क्योंकि कई ज़्यादा बच्चे भी उसमें होते हैं, फीस का भी ये भार लेते हैं, वो सारी उस बिल में हमने सारे इन पे नियंत्रण लगाए हैं। निश्चित रूप से अब वो इसे प्रवर समिति में चला गया बिल और जल्दी ही उसकी कमेटी भी बन गई और अब उस पर निर्णय आगे आने वाले अभी विधानसभा में इसका निर्णय निश्चित रूप से होगा। और मैं निवेदन करना चाहूँगा आम पेरेंट्सों से भी कि वो भी अपने बच्चे पे जिस तरह से इतना दबाव नहीं रखे, जहाँ भी वो घर से दूर बच्चे को भेजते हैं तो उससे समन्वय रखे, उससे वार्तालाप रखे और इतना पढ़ाई के मामले में उन पे दबाव नहीं डाले ताकि ऐसा कदम बच्चा नहीं उठा सके। ऐसा ही हम कोचिंग संस्थानों से भी यही आग्रह करते हैं, उनसे कहा भी है और हमेशा बार बार हम मॉनिटरिंग भी इस चीज़ की करते हैं कि बच्चे की अवसाद में आके इस तरह का कदम नहीं उठाए, तो उनकी बार बार काउंसलिंग लेना, उनकी स्थिति कैसी है इस बारे में हमेशा वो ध्यान रखे। और आगे हमारी सरकार बड़ी गंभीर है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा जी भी ये हमेशा डायरेक्शन इस चीज़ पे देते हैं और हम सब मिलकर इन कोचिंग संस्थाओं में जिस तरह से आत्महत्याएं हो रही है इनको हम कम करें और एक भी आत्महत्या हो नहीं, इस तरह का हम सब मिलके, हम सबका सहयोग इसमें अपेक्षित है। सभी लोग मिलकर हम हमारे बच्चों की जान को रोक सकें। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक दृढ़ और स्पष्ट बयान में पाकिस्तान पर सिंधु जल संधि पर गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया है और सीमा पार आतंकवाद
के बीच भी जिम्मेदार जल प्रबंधन के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सशस्त्र संघर्ष में जल की रक्षा, नागरिक जीवन की रक्षा पर आर्या फॉर्मूला मीटिंग में बयान देते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि परथनेनी हारिस ने सिंधु जल संधि के बारे में पाकिस्तान के दावों का जोरदार खंडन किया। हारिस ने सीमा पर आतंकवाद के लिए अपने समर्थन और संधि को संशोधित करने के लिए अपने बाधावादी दृष्टिकोण के माध्यम से संधि की भावना के पाकिस्तान के उल्लंघन पर प्रकाश डाला। हारिस ने पुष्टि की कि भारत ने हमेशा एक ऊपरी तटवर्ती राज्य के ऊपर जिम्मेदारी से काम किया और पाकिस्तान पर तथ्यों पर विकृत करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, भारत ने 65 साल पहले सद्भावना के साथ सिंधु जल संधि में प्रवेश किया था। उन्होंने याद करते हुए कहा कि समझौते पर सद्भावना और मित्रता की भावना से हस्ताक्षर किए गए थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारत पर 3 युद्ध और हजारों आतंकी हमले करके संधि की भावना का उल्लंघन किया है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 4 दशकों में 20,000 से ज़्यादा भारतीयों की जान चली गई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद से नागरिक जीवन, धार्मिक सद्भाव और आर्थिक समृद्धि को खतरा है। तो आइए सुनते हैं। Mr. President, we are constrained to respond to the disinformation being carried out by the delegation of Pakistan with regard to the Indus Water Treaty. India has always acted in a responsible manner as an upper riparian state. I would like to highlight 4 aspects to expose the disinformation of Pakistan. First, India entered into the Indus Water Treaty 65 years ago in good faith. The preamble of the treaty describes that the treaty was concluded in a spirit of goodwill and friendship. Throughout the 6.5 decades, Pakistan has violated the spirit of the treaty by inflicting 3 wars and thousands of terror attacks on India. In the last 4 decades, more than 20,000 Indian lives have been lost in terror attacks, the most recent of which was a dastardly targeted terror attack on tourists in Pahalgam last month. India has shown extraordinary patience and magnanimity throughout this period. Pakistan's state-sponsored cross-border terrorism in India seeks to hold hostage the lives of civilians, religious harmony, and economic prosperity. Second, in these 65 years, far-reaching fundamental changes have taken place not only in terms of escalating security concerns through cross-border terror attacks, but also growing requirements for producing clean energy, climate change, and demographic change. Technology for dam infrastructure has transformed to ensure safety and efficiency of operations and water use. Some of the old dams are facing serious safety concerns. However, Pakistan has continued to block consistently any changes to this infrastructure and any modifications of the provisions which is permissible under the treaty. In fact, in 2012, terrorists even attacked the Tulbul navigation project in Jammu and Kashmir. These cynical acts continue to endanger safety of our projects and lives of civilians. Third, India has formally asked Pakistan to discuss the modifications of the treaty on several occasions in the past 2 years. However, Pakistan continues to reject these, and Pakistan's obstructionist approach continues to prevent the exercise of full utilization of the legitimate rights by India. Four, it is against this backdrop that India has finally announced that the treaty will be in abeyance until Pakistan, which is a global epicenter of terror, credibly and irrevocably ends its support for cross-border terrorism. It is clear that it is Pakistan which remains in violation of the Indus Water Treaty. Thank you, Mr. President. फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी भारत।